पत्रकारिता आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की एक सीमा निर्धारित है। तमाम दधीच लोगों को मैं हड्डी गलाते देखता था। उन हड्डी गलाए हुए लोगों में मैं जानता था 400-500 लोग सफल हो रहा है। था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी जवानी गल जाए और जो मेरा सपना है वो छूट ना जाए। हाँ। लेकिन वो किया इसलिए था क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री उस समय नहीं। मास कम्युनिकेशन की नहीं थी। दरअसल वो डिग्री मैं कंप्लीट कर रहा था। अच्छा। जो आर्थिक स्थिति है वो बनी रहे। अच्छा। तैयारी के समय में तो आर्थिक स्थिति पिताजी मजबूत किए रहते हैं। करियर गाइडेंस की इस श्रृंखला में मैं कामरान खान आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता समाज का दर्शक होता है। पत्रकारिता समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है और आज इसे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत से युवा इस पत्रकारिता की जगत में अपने भविष्य को देखते हैं, जिसमें बहुत सी चुनौतियां होती हैं। किस तरह से इसमें भविष्य बनाएं और किस तरह से हम आगे पत्रकारिता में बढ़ सकते हैं, इनको लेकर बहुत सी चुनौतियां रहती हैं। और इन विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष ओझा सर। आशुतोष ओझा सर अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं रिस्की रिपोर्टर के नाम से, तथा बस्ती जिला में जन टीवी में एज ए रिपोर्टर के रूप में काम करते हैं। तो आशुतोष ओझा सर, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो आपका एक शैक्षणिक जो सफर रहा है अभी तक का, इंटर, ग्रेजुएशन और उसके बाद पत्रकारिता, तो वो क्या रहा है? जी, नाम आपने बताया। मूलतः मैं बस्ती जिले का निवासी हूँ जी। और जो हमारी शिक्षा दीक्षा रही, मैं इलाहाबाद से कक्षा 8 या 8वीं पास करके मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में ही हमारा 9th हुआ, 10th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ और 12th करने के बाद ही ये सामने था कि अब करना क्या है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ग्रेजुएशन तो हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक शाखा है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ से हमने स्नातक किया। अब स्नातक के बाद में दो चीज़ था, एक तो मीडिया जो मेरे अंदर समाहित थी और दूसरा था सिविल सेवा परीक्षा। हमने उस टाइम सिविल सेवा अपने भी गार्जियन से और जो हमारे अभिभावक यूनिवर्सिटी के थे उनसे हमने इसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि ये पत्रकारिता आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की एक सीमा निर्धारित है। तो हमने सिविल सेवा परीक्षा उस टाइम चुना और लगभग 5 वर्षों तक ठीक ठाक मेहनत किया वहाँ। और उसके बीच में जो तमाम दधीच लोगों को मैं हड्डी गलाते देखता था, उन हड्डी गलाए हुए लोगों में मैं जानता था 400-500 लोग सफल हो रहा है और लाखों लोग तपस्या में अभी भी आगे लगा है और वहीं पर हजारों वापस आ रहे हैं। आप वापस कैसे आ रहे हैं? जो सिविल सेवा का सपना लेकर गया हुआ बच्चा है वो लास्ट में आके लेखपाल का भर रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी जवानी गल जाए और जो मेरा सपना है वो छूट ना जाए। जितनी सक्रियता से मैं इस काम को कर सकता हूँ आज के 10 साल बाद नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब अपना कलेजा मजबूत करके
और बड़ी हिम्मत के साथ मैं 5 साल में सिविल सेवा परीक्षा से और मुखर्जी नगर से मैं वापस आया। उसके बाद भी फिर तभी उस तरफ नहीं जाके मैं पढ़ाना शुरू किया। सिविल सेवा परीक्षार्थियों को ही मैं पढ़ाना शुरू किया। टीचर के रूप में भी आपने वर्क हाँ किया हाँ, हुआ है। टीचर के रूप में भी हमने किया, लेकिन वो किया इसलिए था क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री उस समय नहीं थी, मास कम्युनिकेशन की नहीं थी। दरअसल वो डिग्री मैं कंप्लीट कर रहा था। अच्छा। तो हमने क्या किया, डिप्लोमा किया। स्नातक परास्नातक इलाहाबाद से कर लिया था। अब यहाँ से आने के बाद मास कम्युनिकेशन जरूरी था। ऐसा भी नहीं है कि ये भी है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि बहुत से लोग हैं जो बिना मास कम्युनिकेशन के आपने भी जो कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन का कोर्स है वो हाँ। सिविल सर्विस के दौरान ही शुरू कर दिया था? नहीं, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ के वापस लखनऊ छोड़ने आया के था, बाद में? हाँ, अच्छा। तब पढ़ाना जब मैं शुरू किया उसके बीच में हमने इसको किया। क्योंकि पढ़ा उस समय इसलिए रहा था कि अपना जो आर्थिक स्थिति है वो बनी रहे। अच्छा। तैयारी के समय में तो आर्थिक स्थिति पिताजी मजबूत किए रहते हैं, लेकिन जब आप तैयारी छोड़ देते हैं तो पिताजी उसको अब जान जाते हैं कि ये इसको मजबूत बनना चाहिए। तो उस समय हमको आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए पढ़ाना, एक एज के बाद सामाजिक प्रेशर भी आने लगता है। हर तरफ से दबाव आता है और खुद के ऊपर अपने अंदर से भी आवाज आने लगती है कि आखिर कब तक निर्भर धीरे धीरे एज बालू की तरह खिसक रही है। हाँ, तो हमने क्या किया उस टाइम, हमने जब मास कम्युनिकेशन हमने इग्नू से किया। अच्छा, ठीक है। और इग्नू से करने का यही था कि हम अब कहीं रेगुलर कर नहीं सकते थे, इसलिए आर्थिक स्थिति भी हमने बताया मजबूत करना था। कहीं ना कहीं से 4 पैसा आना था, तो हम पढ़ा रहे थे और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से हमने अपना मास कम्युनिकेशन किया। उसके बाद हमारा फिर पत्रकारिता का सफर शुरू हुआ। जैसे कि आपने बताया यहाँ पे कि सिविल सर्विस में आपने पहले तैयारी शुरू की, उसके बाद आप एज अ टीचर के रूप में भी वर्क किया। बिल्कुल किया। और बाद में आप मास कम्युनिकेशन में भी अपने कदमों को रखा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो सिविल सर्विस है और जो मास कम्युनिकेशन में आपका, तो वो किस तरह से आपके मास कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है? सिविल सर्विस ने कितना योगदान दिया है कि आपके सफ़र को थोड़ा इजी बना रहा है? देखिए, सिविल सेवा परीक्षा और उसका परीक्षार्थी वो अपने तैयारी के दौरान भारत और विश्व दोनों को जान लेता है। बिल्कुल। उसके लिए चीजें इसलिए सरल हो जाती हैं कि एक सामने आपके जब कलेक्टर होगा तो कलेक्टर क्या पढ़ के बना है वो लड़का जानता है। तो उसे उस कलेक्टर से प्रश्न करने में कभी आंख से आंख मिला के वो प्रश्न कर सकता है, क्योंकि उसी मार्ग से लौटा सिपाही होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसका बड़ा फायदा मिलता है तैयारी के बाद में। आदमी वहां से लौट के अगर इस तरफ आ रहा है और या सफल होने के बाद भी बाद में वो सोच रहा है कि नहीं हमको अब इस तरफ काम करना है, तो निसंदेह उसके लिए सिविल सेवा परीक्षा सबसे अच्छी चीज है कि वो आपको जात, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र हर चीज से मुक्त करती है और काफी आप अब किसी को समान रूप से देखना शुरू कर देते हैं, तो उसका बड़ा लाभ इसमें बहुत लाभ मिला हुआ है। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि पत्रकारिता को लेकर बहुत से मुद्दे समाज में हैं कि पत्रकारिता, जैसे कि कुछ शब्द या इस्तेमाल होते हैं गोदी मीडिया टाइप के, या इस तरह से कि एक फेवर में मीडिया जा रहा है, या तो इस दौर में आपने अपने भविष्य को किस तरह से सिक्योर करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ रहा है और किन किन चुनौतियों को आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा कि आज मीडिया के ऊपर लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं, और लगने का कारण भी है। लगने का कारण यह है कि जब हर व्यक्ति और खास करके जनता आपके ऊपर प्रश्न उठा दे, तो आप जान लीजिए कि अब जो मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता था, दरअसल वो झुका हुआ स्तंभ कुछ दरारें उसमें नजर आ रही हैं। और अगर मीडिया का ये स्वरूप बदला ना होता तो सोशल मीडिया का जन्म नहीं हुआ होता। अखबार, पहले अखबार आया, प्रिंट मीडिया आई, प्रिंट मीडिया के बाद आप देखेंगे सैटेलाइट मीडिया आई, और सैटेलाइट मीडिया के बाद में डिजिटल मीडिया आई। यानी अखबार से विश्वास उठा होगा तो कि अब क्या करेगा, अब आदमी कैमरे में साक्षात दिखा देगा। लेकिन जब उसको धीरे धीरे मालूम हुआ कि कैमरे में कुछ और लोड होता है और कटिंग कुछ और हो जाता है, तब सामने आता है निकलकर, तो वहां से उसका विश्वास हटना शुरू हुआ
और आपने कहा ना कि मैं रिस्की रिपोर्टर चलाता हूँ, तो मेरे ऊपर विश्वास क्यों होगा? क्योंकि मेरा कैमरा चल रहा है और जो भी रिपोर्ट तैयार हो रही है, वहां अगर 200 आदमी खड़ा है तो देख रहा ना, जो खबर इसने चलाया सेम वही आ रहा है जब मैं खड़ा होके देख रहा था। तो सैटेलाइट मीडिया से जब विश्वास उठा तो सोशल मीडिया का जन्म हुआ। सोशल मीडिया के जन्म का कारण भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा है। बिल्कुल। चुनौती क्या है? तो चुनौती ये है कि हम तो उस जगह पर काम कर रहे हैं, जन टीवी में काम कर रहे हैं। आप किसी भी पत्रकार से अगर आपके संपर्क में आएगा तो पूछेगा कि भैया आप वेतन कितना पाते हैं, वो कभी नहीं बताएगा क्योंकि पाता ही नहीं है। कुछ चैनल हैं, बड़े चैनल अपने आप को कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मैंने पहले कहा मैं सिविल सेवा परीक्षार्थी हूँ, तो ऐसे भी बड़ा नहीं होगा। तो कुछ चैनल वेतन देते हैं और कुछ अखबार भी देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अखबार जिसको आप मानते होंगे, उसके जिला प्रभारी से भी आप पूछ लीजिएगा आप कितना वेतन पाते हो, नहीं बताएगा। बहुत ज्यादा वेतन मिलता नहीं है, क्योंकि वो भी 10-12 हजार वाला है। अच्छा। तो 10-12 हजार में इतना बड़ा भौकाल दिखाना, वो बताएगा आपसे कभी? ये मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती तो है। ये जो सैलरी है, हाँ। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा समाज में निष्पक्षता को बरकरार रखने में। किस तरह से यहाँ पे निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए इतनी जो कम सैलरी मिलती है, हाँ। क्या ये जिम्मेदार नहीं है कि एक पत्रकार एक जिम्मेदारी के तौर पर एक निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में किस तरह से वर्क कर पाएगा इतनी कम सैलरी में? बिल्कुल सही है। एक पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे, तो वो साइकिल वाले पत्रकार हुआ करते थे। देखिए, मीडिया असलियत में सेवा है। हाँ। जब इसका व्यवसायीकरण हुआ तब उंगली उठना शुरू हो गया। अगर इसको व्यवसाय से हटा कर देखा जाए तो हम कमाने के लिए कोई और काम करें और मीडिया को सिर्फ सेवा के भाव से देखें। मैं वही करता हूँ, सेवा के भाव से देखता हूँ कि ये समाज का अंतिम व्यक्ति है, इसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, तो हम उसकी आवाज उठाएंगे। हाँ, उसके लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। दोहरी मेहनत कि आप अपने आर्थिक मजबूती के लिए कोई सेकंड व्यवसाय शुरू कर ले। अगर उसी को व्यवसाय बना लेंगे तो उसकी आवाज दबी की दबी रह जाएगी और वहीं पड़ा रह जाएगा, और मीडिया का जन्म जिसलिए हुआ था वहीं से मीडिया शून्य पर चली जाएगी, शिखर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत सी चुनौतियां हमने यहाँ पे देखी है। बहुत से युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और आ रहे हैं लगातार, चाहे यूट्यूब चैनल्स को लेकर हम बात करें या अलग अलग अपने कहीं किसी ना किसी जरिए से वो इस क्षेत्र में अपने कदमों को मजबूत करना चाह रहे हैं। या बहुत से लोग इस तरह अपने सपने को देखते हैं एज अ फ्यूचर। तो इसमें क्या प्रोसेस रहता है? इंटर के बाद है, ग्रेजुएशन के बाद है, किन प्रोसेस के साथ वो इस क्षेत्र की ओर बढ़ सकते हैं? देखिए, जो पत्रकारिता है वो आपको इंटर के बाद से भी अवसर देती है। आप इंटर के बाद से बीए और जर्नलिज्म में आप बीए कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप बीए के बाद में एमए जर्नलिज्म से कर सकते हैं। इंटर के बाद से ही आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और तमाम सारा आप ग्रेजुएशन के बाद IIMC है, जो यहाँ का मैं ब्रांड बता रहा हूँ कि जो आपके JNU कैंपस में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसमें एक ही चीज तो है, आप और आज एक मैं नाम इसलिए बता दिया क्योंकि वहाँ से कुछ अच्छे लोग निकले हैं। कुछ अच्छे लोगों को आप जान भी रहे हैं, रवीश कुमार जी हो गए, दीपक चौरसिया जैसे लोग वहाँ से निकले हैं। तो बाकी ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां मास कम्युनिकेशन ना होता हो। आप लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कराता है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंटर के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। इंटर के बाद से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यानी इंटर के बाद से मार्ग आपका मास कम्युनिकेशन का खुल जाता है। कोई एज निर्धारित होती है, मिनिमम एज या मैक्सिमम एज? हाँ बिल्कुल, एज निर्धारण है। 50% तो पहली चीज आपका इंटर में चाहिए, उससे कम अगर हुआ तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मिनिमम 50 आज के समय में कोई समस्या नहीं है। हाँ। यानी वो उसको नहीं। और जो एज को लेकर है, तो अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ आप आराम से 40 भी कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छी जगह से कर रहे हैं तो वहाँ का ग्रेजुएशन के बाद में यानी लगभग 25 साल से ऊपर आप नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब मैक्सिमम एज भी निर्धारित है? वहाँ निर्धारित है। अब आप ये चीज जान लीजिएगा कि जैसे सिविल सेवा परीक्षा आपको UPSC 32 ईयर 35 ईयर उसका निर्धारण है, उससे ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर आप किसी
राज्य का परीक्षा दे रहे हैं तो 40 साल तक दे रहे हैं। मतलब मास कम्युनिकेशन का एक 25 इयर्स अपर लिमिट है। बिल्कुल, अगर आप 25 ईयर बिल्कुल अगर अच्छे संस्थान से कर रहे हैं तो उसका अपर लिमिट है। अच्छा, और जो 25 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं, हाँ, क्या इनके लिए भी कोई बिल्कुल कोर्सेस है, अवेलेबल है? बिल्कुल है। अच्छा। आप जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद आप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा। एक होता है कि मतलब कितने इयर्स तक के अलग-अलग कोर्सेस होते होंगे, हाँ, तो कितने-कितने इयर्स के 1 कोर्सेस साल होते का भी हैं? डिप्लोमा और कोर्स है आपका। कुछ डिप्लोमा होते हैं, बैचलर होते हैं? हाँ, बैचलर आपका 3 का है, बैचलर 3 साल 3 का है। साल का है हुँ, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2 साल का है। हुँ, ठीक, उसमें भी बटा हुआ है कि आप कौन-सी पत्रकारिता चूज़ कर रहे हैं, ग्रामीण पत्रकारिता चूज़ कर रहे हैं, हुँ। ठीक? आप इलेक्ट्रॉनिक चूज़ कर रहे हैं, आप प्रिंट चूज़ कर रहे हैं, जिस तरफ आपका रुझान हो उस तरफ आप उसको चूज़ कर लीजिए। एक यहाँ पे जो हमारा खर्चा भी देखा जाता है कि हाँ, कितना तक का खर्चा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो वो भी ये भी जानना चाहते हैं कि कितना तक का इसमें इसमें बर्डन आ सकता है। तो डिप्लोमा के अंदर लगभग आप इस पे थोड़ा-सा 5 से कोई 7 हज़ार 5 से 7 हज़ार, और बैचलर डिग्री के लिए? 5 से 7 हज़ार से लेकर 5 लाख तक चले जाइए, जैसे संस्थान में आप जाएँगे। आप अच्छा। गवर्नमेंट में जाएँगे तो सस्ते में आ जाएँगे, हुँ। ठीक? प्राइवेट में जाएँगे तो हाँ, मैंने कहा कि इसीलिए कोई हमने बताया एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप? हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम है चाहे वो जागरण इंस्टीट्यूट जब हमने दिया तो एंट्रेंस एग्ज़ाम था और अच्छा। 25 सीट थी ऑल ओवर इंडिया हुँ, हुआ था हमारा नहीं किया था हमने, हुँ। ठीक है? लेकिन कॉम्पिटिशन बढ़ा तो लगभग हर यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ शुरू किया, लोग आना चाहे तो हर यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स को शुरू किया। अच्छा, अच्छा। अ, तो काफ़ी एक यहाँ पे डिस्कशन हमने किया है, लेकिन एक और प्रश्न यहाँ पे हम जो मुझे पूछना था आपसे जी, कि अक्सर पत्रकारिता करते-करते आपका टकराव हाँ, बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ में हो जाता है। मेरा यहाँ पे साथ सीधा-सीधा मैं कहूँ तो सरकार की तरफ हाँ, मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा इशारा है। हाँ, तो वो जो प्रेशर रहता है, या हुँ। कभी आपने इस तरह से प्रेशर्स फ़ील किए हुए हैं, या किस तरह से वहाँ उससे आप निपटते हैं? हमेशा हमेशा करना पड़ता है ये। हुँ, ये हमेशा करना भी पड़ेगा, क्योंकि असली पत्रकारिता हमसे हुँ, आप ये प्रश्न पूछेंगे तो हमारी नज़र में असली पत्रकारिता वही है, हुकूमत से या सत्ता से प्रश्न करना, हुँ, ठीक है? और करना भी चाहिए, हर बिल्कुल। किसी को करना चाहिए। हम आज सरकार में मान लिया भाजपा है, तो हम भाजपा से प्रश्न करेंगे ना, हम हुँ, कांग्रेस से नहीं करेंगे, कांग्रेस क्या कर सकती है सुधार? और इसका प्रेशर आता भी है, हुँ। प्रेशर आता है, लेकिन अब या तो प्रेशर के चक्कर में आप गलत हो जाओ और या पत्रकारिता छोड़ प्रेशर दें। को बर्दाश्त करते आप सच्चाई पर, तो मैं सच्चाई पर ही बढ़ना पसंद सच करता का हूँ। रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल और नहीं, बहुत मुश्किल बहुत होता है, मुश्किल होता लेकिन है। जीत भी उसी की होती है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अ, लास्ट में मैं एक अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे कहूँगा कि लास्ट में आप चलते-चलते क्या उन्हें सुझाव देंगे, ताकि वो अगर इसमें हैं या इस तरह से इसमें जा रहे हैं, और उनको समाज में या शासन या प्रशासन की तरफ से या किन-किन चुनौतियों को वो झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए जीवन जो है 3 भागों में बँटा है हुँ, और उन तीनों भागों में चाहे वो बचपना, जवानी और बुढ़ापा, अगर आपने जवानी वो जो गाना आपने सुना था जवानी खेल में खोया, तो अगर जवानी जवानी खेल में चली गई, तो बुढ़ापा बड़ा बुरा कटेगा। संघर्ष तो निसंदेह किसी न किसी एक जगह पर आपको करना पड़ेगा, चाहे बचपन में आप झेल लेंगे, तो जवानी और जवानी में झेल लिए तो बुढ़ापा। एक जगह आपको संघर्ष करना है, हुँ, आपके दर्शकों से खाली यही चीज़ मैं कहूँगा, हुँ, किसी भी क्षेत्र में आप अपना भाग्य आज़माएँ, अपना भविष्य गढ़ना चाहें या निखारना चाहें, हुँ, ये चीज़ जान लीजिएगा, मेहनत हर जगह करना पड़ेगा, उसका कोई काट और तोड़ नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, तो वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी हुँ, और वही मैंने कहा कि आर्मी का जब एक सिपाही दौड़ लगाता है हाँ, और जहाँ उसको लगता है कि अब एक कदम बढ़ा दिए, तो जान निकल जाएगी और हाँ, जहाँ वो जान निकालने वाला कदम बढ़ाता वहीं उसका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतनी मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे जो भी व्यक्ति हो। कोई विवेकानंद ने कहा था ना कि जिस मार्ग में कांटे ना हो, वो मार्ग गलत है। तो कांटों भरा मार्ग चुनना चाहिए हुँ, और वही मार्ग सबसे अच्छा, उसकी मंजिल अच्छी होती है। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा हुँ। कि अपने आप को इतना मजबूत हमेशा रखिए कि कभी भी कोई संघर्ष हमारे सामने आ जाए तो मैं उसको हँस के निपट लूँ, लड़ लूँ उससे। सफलता का रास्ता अक्सर कठिन
परिस्थितियों से होकर ही गुजरता बिल्कुल है। तंगूरा देखना सबसे सरल होता है कि हाँ, महल बना हुआ उसका तंगूरा देख लिया, हमको नींव देखना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि उस नींव में कितना गारा और और सीमेंट और गिट्टी लगा हुआ है, और कितना दिमाग लगाया गया है। उसकी हाँ, हाँ, उसकी जड़ को देखना। और किस तरह से रणनीति मुझे लगता है कि महल की भी बरगद का पेड़ आपको बड़ा दिखाई देगा तो उसकी जड़ें बहुत दूर तक बिल्कुल, होती हैं, बिल्कुल। तो इतना एक होना चाहिए। हाँ, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है बिल्कुल कि बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आशुतोष ओझा सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना अहम मूल्यवान समय देने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और किसी भी समस्या या किसी भी समाधान के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।